स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमने कल करंट अफेयर्स में देखा, आज मॉडर्न हिस्ट्री वाला देखते हैं। ठीक है। तो कहाँ तक हम लोगों ने देखा था? आंदोलन देखे थे, मूवमेंट्स, रिवोल्ट्स, है ना। अब और भी कुछ आंदोलन है, लेकिन वो आप देखिएगा। मैं यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से बात करूँगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत सारे मिथक हैं इसके बारे में, बहुत सारी बातें हैं, कई सिद्धांत हैं। सबने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है। लेकिन वर्तमान में जो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही कहा जाता है और वही एक्सटेंशन है। बट ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय इसके साथ माना जाता है। इंडियन नेशनलिज्म भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए जानी जाती है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। अभी उल्टा है, अभी राष्ट्रवाद आरएसएस और बीजेपी को लगता है कि हम राष्ट्रवादी हैं और कांग्रेस जो है वो दूसरे देशों के साथ मिली हुई है और इस देश को कमज़ोर कर रही है। तो अभी जो माहौल है वो उसमें वो उल्टा है। लेकिन वाकई में जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, क्योंकि राष्ट्रवाद नया कंसेप्ट है, पुराना नहीं है और वेस्ट से आया हुआ है। खुद डॉक्टर मोहन भागवत कई बार अपने लेक्चर में बोल चुके हैं कि ये यूरोप की देन है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। और ये एथनिसिटी से आता है, एथनिसिटी से आता है। तो आप अगर इग्नू के नोट्स भी देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स में 3 नोट्स ऐसे हैं, हमारे नोट्स में भी देखोगे तो राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही राष्ट्रवाद का उदय। तो मेंस के हिसाब से यही डिस्कस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दरअसल कई लोग एमपीपीएससी, यूपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस ऐसे सबको अलग अलग मानते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवाद का उदय, और जब विश्व युद्ध चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर चल रहे थे दुनिया में, तब उन वर्ल्ड वॉर के दौरान ही राष्ट्रवाद पनप रहा था, पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से मजबूत हो रहा था। मेंस का क्वेश्चन ये थोड़ा सा डीप में आ जाता है और राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे और वो इस तरह से पूछ लेता है। यूपीएससी वाला जो होता है वो 4 ऑप्शन ना पूछ करके इस तरह से बहुत सारे कथन लगा देता है कि ऐसे असर्शन होते हैं कि राष्ट्रवाद इन दोनों युद्धों के बीच में पैदा हुआ। भारत में राष्ट्रवाद का उदय इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से था। वाकई में राष्ट्रवाद की अग्नि को सबसे ज़्यादा प्रज्वलित बंगाल विभाजन में करजन ने किया था। इस तरह की 4-5 बातें वो लिख देता है। उसके बाद वो आपसे ये जानना चाहता है कि इनमें से कितनी सच है, कितनी गलत है, और ये यूपीएससी का प्री हो जाता है। मेंस में तो आपको पूरी स्टोरी बना के लिखना है। प्री में वो 4-5 बातें लिखता है, उनमें से 1-2 गलत होती, कभी एक गलत होती, कभी सारी गलत होती, कभी सभी सच होती हैं। इस टाइप का एमसीक्यू तैयार करता है। ये यूपीएससी है। और एमपीपीएससी वाला सीधा एक ही क्वेश्चन कर लेता है, सीधा कि 1905 का बंगाल विभाजन निम्न में से किसी एक का कारण था। तो उग्रवाद का कारण था, फलाने का कारण था, और लास्ट में लिख देगा राष्ट्रवाद के उदय का कारण था। ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन जो है वो सही है। पर तीनों कंडीशन में आप देखो, पढ़ाई तो आपको नोट्स पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो आप अलग कैसे करोगे एग्जाम को? एग्जाम में पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन पढ़ाई का तरीका अलग नहीं हो सकता। कंसेप्ट तो आपके सबके क्लियर होने चाहिए ना। प्रीलिम्स
पीएससी का देना हो, मेंस पीएससी का देना हो, एमपी पीएससी का, यूपी पीसीएस का, बिहार का देना हो, झारखंड का देना हो, राजस्थान का देना हो, जिस भी राज्य की आप एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, इंटरव्यू में बैठ रहे हो, मेंस में लिख रहे हो, कंसेप्ट तो आपके क्लियर होना ही चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होती है। तैयारी में आप सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते, अपने कंसेप्ट क्लियर करते हो। एग्ज़ाम की तैयारी कोई नहीं कर पाता, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, फिर जिस भी एग्ज़ाम में बैठोगे उसमें हो जाएगा। बस ये है कि बिहार पीएससी में बिहार का ज़्यादा पूछेगा, थोड़ा बहुत 15-20 क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो बिहार का एक गुटका आता है जिसमें बिहार की जानकारियां हैं, करंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक भी है। ऐसे मध्य प्रदेश का एक गुटका आता है 100-200 पेज का, जिसमें मध्य प्रदेश का भीमबेटका कहाँ है और ये कहाँ है, और ग्वालियर में और खजुराहो के मंदिर के बारे में है, या और करंट अफेयर्स की घटना है कि इस बार मुख्यमंत्री ने किसी योजना का उद्घाटन किया। ये 200 पेज हर राज्य के अलग अलग हो जाते हैं। बाकी जो 90% तैयारी है वो तो यही है, चाहे यूपीएससी की मेंस कर लो, प्री कर लो, स्टेट कर लो, कोई सा भी कर लो, कुछ भी नहीं है वो। तो उस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। कई लोगों ने भ्रम फैला रखा है उसके बारे में भयंकर। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कंसेप्ट क्लियर किए आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। और कभी थोड़ी बहुत तुक्के से कहीं निकल गई, कोई गाइड हाथ लग गई और किस्मत से उसी गाइड में से ही पेपर बना है, पेपर बनाने वाला आलसी था और उसने उसी गाइड में से बनाया, तो 15-20-40 क्वेश्चन हाथ लग जाएंगे आपके। वो तो आपका जैकपॉट खुल गया, वो तो बस लक है आपका कि वही किताब हाथ लगी जिससे क्वेश्चन पेपर बना था। तो उसकी वजह से कभी प्री निकल भी गया तो मेंस नहीं निकलेगा ना। मेंस में तो पूरा कंसेप्ट पूछ रहा है वो, तो इसलिए तो ढेरों लोग प्री पास हो जाते हैं लेकिन मेंस नहीं निकलते। मेंस उनका किसी कीमत पे नहीं निकलता। और अब एमपीपीएससी ने यूपीएससी की नकल करना शुरू कर दिया पेपर बनाने में, तो प्री निकलना भी मुश्किल हो गया। जिन्होंने पहले 4-4 बार प्री निकाल दिया, अब प्री नहीं निकलता उनका। एमपीपीएससी का प्री निकलता ही नहीं। 5वीं बार तो बहुत आसानी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि 4 बार निकाल रखा है, तो 5वीं बार क्यों नहीं निकलता? अब इसलिए नहीं निकलता क्योंकि पेपर पूछने का तरीका उसने यूपीएससी का कॉपी कर लिया। कुछ बात समझ में आ रही? इसलिए आपको सिर्फ कंसेप्ट, लोगों का है कि हम एग्जाम एमपीपीएससी को तैयार करेंगे, यूपीएससी को तैयार करेंगे, हम आरएस की तैयारी करेंगे, हम यूपी बिहार बीपीएससी की तैयारी करेंगे। ये रॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, स्टेट लेवल की एग्ज़ाम तैयार करने के लिए आपको एक गुटका पढ़ना पड़ता है 200 पेज का, जिसमें 100 पेज में करंट अफेयर्स होता है, 100 पेज में स्टैटिक होता है। स्टैटिक जानकारी होती है, थोड़ी सी डीप में होती है। उस स्टेट के बारे में थोड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जानकारी होती है, क्योंकि आप यूपीएससी की जब तैयारी करते हो तो उसको स्टेट लेवल पे पढ़ते हो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। जब आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हो तब आप ये कहते हो कि खरगोन जिले के पर्यटन स्थल, सागर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल। आप जिले के लेवल पे जाकर के थोड़ा सा स्थानीय लेवल पे जाकर के स्टैटिक पढ़ने लगते हो। फिर वहाँ पर ये होता है कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के लिए कौन कौन सी घोषणाएं की, या मध्य प्रदेश के बजट में कौन कौन सी की। तो बड़ी बड़ी घटना है। प्रधानमंत्री जब मंच पे आए थे मध्य प्रदेश में, तब मुख्यमंत्री ने क्या कहा और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन एमपीपीएससी के लिए मुख्यमंत्री किसी जिले में गए और वहाँ अगर उन्होंने कुछ बोला तो वो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा उसका लेवल जो होता है वो माइक्रो हो जाता है। तो मैंने बताया 100 पेज में करंट अफेयर्स आ जाएगा, 100 पेज में स्टैटिक आ जाएगा, बस यही तो अलग है। 200 पेज अलग है बस हर राज्य के। तो राज्य सेवा की परीक्षा हो जाती है उससे। बाकी 90% सिलेबस जो है वो यूपीएससी वाला ही है, ओरिजिनल, और वो कंसेप्चुअल है। उसमें कंसेप्ट तैयार करने पड़ते हैं। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवाद का उदय, उसी में से घूम फिर करके कहीं न कहीं क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रवाद मतलब जमीन के एक बड़े हिस्से को अपना मानना और अपनेपन की भावना रखना। ये यूरोप से आया।
लेकिन यूरोप का राष्ट्रवाद पूरी तरह रेशियल है, प्रजाति वाला है। एक जैसे दिखने वाले लोग राष्ट्रीय होंगे, नेशनल होंगे। जर्मन राष्ट्रवाद, हिटलर, जर्मन लोग, जर्मन भाषा, तो भाषा, एथनिसिटी में लैंग्वेज भी है, रेशियल ट्रेट्स भी हैं, प्रजातिगत लक्षण भी है। लेकिन भारत तो अलग अलग प्रजातियों का समूह है। यहाँ निग्रो भी है, मंगोलाइड भी है, आर्यन भी है, इंडो आर्यन भी है, सब तरह के मिक्सचर है। यहाँ का राष्ट्रवाद तो डिफरेंट है। फिर यहाँ तो आइडियोलॉजिकल राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है, रेशियल वाला नहीं है। शारीरिक लक्षणों के आधार पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ है यूरोप में। इसलिए फिनलैंड वाला फिनिश, स्वीडिश, स्कॉटिश, इसलिए स्कॉटलैंड का बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रिटिश जो है, केवल आप लंदन वाले को बोलोगे, ब्रिटेन वाले को। ब्रिटेन वाले ब्रिटिश हैं, लेकिन बिल्कुल नजदीक में रहती थी एनी बेसेंट, वो आयरिश थी, आयरलैंड की थी तो आयरिश है, तो उनका आयरिश नेशनलिज्म है। ये ब्रिटिश नेशनलिज्म है। ऊपर जाओगे तो स्कॉटिश नेशनलिज्म है। हॉलैंड वाले वो डच हो गए, तो डच पीपल कहलाते हैं कि ये डच पीपल है। फिनलैंड वाले फिनिश, पोलैंड वाले पोलिश पीपल है, पोलिश कहलाते हैं। आ गया समझ? तो पोर्तुगीज हो गए, फ्रेंच हो गए, जर्मन हो गए, इटालियन हो गए। तो अलग अलग प्रकार का राष्ट्रवाद शारीरिक लक्षणों और खास करके लैंग्वेज के आधार पर, इसलिए एक दूसरे के लैंग्वेज बोलना वो गुलामी मानते हैं, इसलिए इंग्लिश को प्रमोट नहीं करते और इंग्लिश की सुप्रीमेसी नहीं आने देते, वो अपनी ही लैंग्वेज में काम करते हैं। तो यूरोपियन राष्ट्रवाद वहां से हमने कॉपी किया है, हमारा राष्ट्रवाद उसको कॉपी करता है। आ गया समझ में? लेकिन हम कॉपी करते हैं, लेकिन हमारी एथनिसिटी तो डिफरेंट है। हम लोग तो एक जैसे दिखते भी नहीं, एक जैसी भाषा भी नहीं बोलते, और पूरा भारत एक राष्ट्र है। ये कांग्रेस ने किया है। अब आ रहा समझ में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से इस प्रकार के राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था थी अखिल भारतीय, ऑल इंडिया लेवल की, और इसमें सब लोग आकर के जुड़े। अब ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और ये कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका प्री मेंस इंटरव्यू, एमपीपीएससी, यूपीएससी, किसी भी स्टेट का बहुत आसान लगने लग जाएगा। बाकी तो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स तो आपको नोट्स में से रटने हैं। यहाँ तो हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, जिससे मेंस बहुत आसान हो जाएगा। प्रीलिम्स इसी में से कहीं न कहीं, यूपीएससी का प्रीलिम्स तो इसी में से झलकियाँ देगा, कहीं ना कहीं आपको आभास कराएगा कि उत्तर यही वाला है, हिट करेगा ना दिमाग को। ठीक है, यही वाला उत्तर है। तो मुझे लगता है आप मेरे इस तरीके को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी समझ दे रहा हूं जिससे आप एग्जाम से खेलेंगे। जो परफेक्ट होता है ना, किसी होटल में एक व्यक्ति परफेक्ट है कुछ भी बनाने के लिए, तो वो टेबल पे से कौन सा ऑर्डर आएगा वो घबराता नहीं है। उसको मालूम है कि जो भी वेटर आके बोलेगा कि ऑर्डर ये आया है, ये बनाना है, तो वो तुरंत आटा खींच के और ये खींच के और वो बनाने लगता है। और ये बनाया और ये उसने 5 मिनट में ये दिया और ये सर्व हो गया। हाथ पाँव नहीं बोले, वो किसी एक चीज की प्रिपरेशन करके नहीं आया। वहां कुछ भी ऑर्डर आ सकता है, हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं। एग्जाम की तैयारी करना और किसी पर्टिकुलर पेपर की तैयारी करना, और स्पेशल आदमी आकर के आपको जब पढ़ाता है एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट, तब वो आपको पर्टिकुलर डिश के बारे में तैयार कर रहा है, और अगर वो नहीं पूछा और ऑर्डर दूसरा आ गया तो आदमी हाथ पाँव फूल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हम आपको मास्टर कॉपी बना रहे हैं, जिससे आप जो चाहे बना लीजिए, मास्टर चाबी, कोई सा भी ताला खुल जाएगा। तो इसलिए इस हिस्से को पढ़ना हो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के साथ साथ राष्ट्रवाद का उदय पढ़ते जाइए, और 1945 तक राष्ट्रवाद चरम सीमा पे चला जाएगा। तभी तो भारत राष्ट्र के रूप में आज़ाद हुआ। छोटी छोटी रियासतों ने काम ही नहीं किया, क्योंकि तब तक भारत एक राष्ट्र बन चुका था। ये कांग्रेस की देन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये किया। तो अंग्रेजों ने बनाया था अपनी सुविधा के लिए। कुछ लोग बोलते हैं अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया, कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो भारतीयों के ऊपर कृपा कर रहे थे इसलिए बनाया, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ऐसे ही बना दिया लेकिन वो बाद में उन्हीं के गले की हड्डी बन गई, कई लोग बोलते हैं नहीं उनको बहुत फ़ायदा हुआ कांग्रेस को बनाने से। तो ये कई तरह के मत है,
हम उन मतों में नहीं जाएंगे, वो परीक्षा में पूछे भी नहीं जाते। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बहुत ब्रॉड विजन है, ठीक है। उस मंच का उपयोग हुआ, पहले जो मंच थे वो लिमिटेड थे, बंद हो गया, बहुत ही लिमिटेड थे। लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मतलब या तो रीजनल थे या सिलेक्टेड ग्रुप, जमींदार लोगों का एक संगठन। तो वो संगठन जो थे, पढ़ लीजिएगा उनको, 8-10 संगठन है, पढ़ लीजिएगा। वो 8-10 संगठन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अलग अलग। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, यहाँ के मुंबई में, महाराष्ट्र में अलग चल रहे थे, बंगाल में अलग चल रहे थे, मद्रास बोलते थे उस समय के तमिलनाडु को, तो वहाँ अलग चल रहे थे। 3 जगह बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पंजाब में भी था, लेकिन पंजाब में उतना ज़्यादा नहीं था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई तो वो एक ऐसा संगठन था जिसमें सारे संगठन आकर के मर्ज हो गए। केवल जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान थे, वो इससे अलग बने रहे। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान कांग्रेस में जाएं। अभी कांग्रेस पे आरोप लगता है कि वो मुसलमानों के लिए है, और जबकि सर सैयद अहमद खान पूरा ही मानते थे कि कांग्रेस उनके लिए नहीं है, ये कट्टर हिंदुओं के लिए है। तो उस समय कट्टर हिंदुओं की संस्था थी, ब्राह्मणों की संस्था थी एक तरह से। कांग्रेस जो थी उसमें महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण जो थे उन सबका योगदान था एक तरह से, और वही थे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब रानाडे, ये सब जो लोग थे, ये सब चित्पावन ब्राह्मण थे, एकदम कट्टर ब्राह्मण, जो कतई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, रिफॉर्मिस्ट नहीं थे, सुधारक नहीं थे, बल्कि कट्टर थे, कट्टरवाद के वजह से जाने जाते थे। वो तो गांधी ने उसको थोड़ा सा सरल किया था। गांधी जब आए कांग्रेस में तब माहौल बदला उसका, ठीक है। लेकिन जिन्ना जो थे वो कांग्रेस में सर सैयद अहमद खान की इच्छा के खिलाफ थे, यानी सर सैयद अहमद खान नहीं चाहते थे, उसके बावजूद जिन्ना जैसे लोग कांग्रेस में, हालांकि दोनों का कार्यकाल अलग अलग है, लेकिन जो जिन्ना थे वो कांग्रेस ही थे, और वहाँ से अलग हुए और बहुत जल्दी मुस्लिम लीग भी बन गया 1906 में। आप जानते हैं मुस्लिम लीग बन गया था, और वो मुस्लिम लीग पैरेलल चलता रहा, कांग्रेस के समानांतर संगठन चलता रहा। उसी ने पाकिस्तान के निर्माण की फिर भूमिका निभाई, तो वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझिएगा। शुरू में उसके मीटिंग्स में केवल वकील लोग होते थे, ये सब था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हर साल रखा गया, और बदरुद्दीन तैयब जी जब एक मुसलमान अध्यक्ष बने 87 में या 86 में, तो बहुत विरोध भी हुआ, खास करके सर सैयद अहमद खान ने बहुत विरोध किया कि इनको क्यों बना रहे हो। वो मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया। बल्कि जो देवबंद स्कूल है, उस देवबंद स्कूल ने जो है ज़्यादा सपोर्ट किया कांग्रेस को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नहीं किया, अलीगढ़ मूवमेंट ने नहीं किया। सर सैयद अहमद खान कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो एक अलग से संस्था बनाई, और ठीक उसी समय में वो उसका सेशन रखते थे जब कांग्रेस का सेशन होता था। उसी समय में वो अपना सेशन रखते थे ताकि मुसलमान उसमें आए। तो हिंदू मुसलमान वाला झगड़ा तो बहुत पुराना चल रहा है, और वो कांग्रेस के साथ ही है। लेकिन कांग्रेस कट्टर हिंदुओं की संस्था थी, और कट्टर हिंदू जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे बाद में, पंडित मदन मोहन मालवीय, वो भी कांग्रेस ही थे, कांग्रेस में ही थे। तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, इन तीनों ने उत्तर भारत में यहाँ पर पूरा आंदोलन चलाया, और वही हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। अंबेडकर कांग्रेस में इसीलिए नहीं गए क्योंकि वो कट्टर हिंदुओं की थी, और उनको लगता था कि यहाँ हमारा शोषण हो जाएगा। खुद अंबेडकर नहीं गए, कट्टर मुसलमान नहीं गए, तो आरोप लगता था कि ये हिंदूवादी संस्था है और ये मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है, ठीक है। और उस पर यह आरोप लगाया कि इसने पाकिस्तान बनवा दिया, ठीक है। तो थोड़ा इतिहास को पढ़िएगा, गंभीरता से पढ़िए उसको, किस पे क्या आरोप लगा, किसने क्या किया, कुछ चीज़ें जो है वो कहाँ है। ईमानदारी से पढ़िए, किताबों को पढ़िए, कहानियों को जोड़िए। अलग अलग लोगों ने लिखी है, विदेशों ने भी लिखी है। आपको लगता है कि यहाँ के कम्युनिस्ट लोगों ने गलत इतिहास लिख दिया, तो उस समय के विदेशी लोग जो पत्रकार थे और भारत में फ़ोटो खींच रहे थे, उन लोगों के किताबें पढ़ लीजिए,
उस समय के न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, लंदन के न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, उस समय के भारत के मुंबई के न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, बंगाल के मिल जाएंगे। पंजाब का न्यूज़पेपर भी अगर वही बात लिख रहा है, गवर्नर जनरल की डायरी में भी वही लिखा हुआ है, अगर आर्काइवल में अभिलेखागार में भी वही लिखा हुआ है, संग्रहालय में भी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई मिलती हैं, गांधी जो पत्र लिखते थे अगर उनमें भी वही बात आ रही है, उस समय में जिसने उपन्यास लिखा उसने भी वही बात लिखी, जिसने कविताएं लिखी उसने भी वही बात लिखी, जनता जो इंटरव्यू देती, साक्षात्कार छपे थे उस जमाने के, वो जनता के इंटरव्यू भी वही हैं। फॉरेन ट्रेवलर है और यहाँ किसी दंगे वंगे में फंस गया वो हिंदू मुस्लिम में, और उसने जो उस समय की स्थिति का वर्णन किया, उसके ऊपर किताबें हैं। उस समय मूवीज़ की जो बहुत सारी स्टोरीज बनने लगी थी वो मिल जाएंगी, फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, वीडियो तो नहीं लेकिन फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। और अमेरिकन एक मीडिया अलग है जो बिल्कुल डिफरेंट है यूरोप में, जिसका कब्जा भी भारत में नहीं है, तो वो अलग तरह से अपने यहाँ न्यूयॉर्क में लिख रहा है, न्यूयॉर्क हेराल्ड में। तो जब इतने सारी चीजें जब एक ही भाषा बोल रहे हैं, तो आपकी बताई हुई बात 2023 में जो आपके यहाँ कोई आदमी अगर पीएचडी किया हुआ है और अगर वो मन से बनाएगा तो मनगढ़ंत कौन सी बात होगी? मनगढ़ंत तो 2023 वाली होगी ना, क्योंकि तुम वहां क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास कैमरा था क्या? तुमने कोई साक्षात्कार लिया था क्या? तो अभी वाली मनगढ़ंत होगी। 2023 में जो एक पीएचडी आदमी जिम्मेदारी निभाएगा लिखने की, वो बकवास होगा, क्योंकि उस समय तो 50 तरह के एविडेंस हैं और सब क्रॉस चेक हो रहे हैं एक दूसरे से, डेट भी मिल रही है, घटना का टाइम भी मिल रहा है, घटना के पहले क्या हुआ था, घटना के बाद क्या हुआ था, उसके कमेंट्स हैं, टिप्पणियां हैं। तो मजाक थोड़ी हो रही है, इतिहास लेखन हो रहा है। ऐसे मर्जी से कुछ तो भी कैसे लिख दोगे? अपने को सूट करता है इसलिए कैसे लिख दोगे? कैसे लिख सकते हैं? 50 तरह की चीजें हैं ना, उनको कैसे लेके आओगे? और जैसे ही मैंने बताया ना, पृथ्वीराज चौहान सीरियल जिसने बनाया था, उसने संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान को वो वहां बताया जिसमें लैंप पोस्ट भी थे, पीछे से मोबाइल का टावर भी दिख रहा है। ये तो सीरियल बनाने वाले में अकल ही नहीं है। फिर वो ऐसी खामियां छोड़ेगा, लोग हंसेंगे उस इतिहास पे, क्योंकि वो क्रॉस चेक नहीं होगा तो उसमें कुछ तो भी दिखेंगे। पृथ्वीराज चौहान के समय मोबाइल टावर क्या होगा उस समय में? और लैंप पोस्ट जो अभी आधुनिक वाले हैं, उस बगीचे में संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान को घुमा रहे हो, उसमें लैंप पोस्ट लगे हुए हैं ऐसे। वो बगीचा आधुनिक कुर्सियां हैं ऐसी लोहे की। कल से कोई रामायण बनाया कि ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम से उससे कुर्सी बनाना, स्टील की कुर्सी, तो उसका तो आविष्कार ही नहीं हुआ था ना उस तरह से। तो जैसे राम सीता को बैठे हुए दिखाएंगे तो अच्छी लगेगी वो रामायण। तो जो अच्छे डायरेक्टर होते हैं वो पूरा ख्याल रखते हैं। तो इसी तरह से महाराणा प्रताप जो सीरियल बनाया उसने बहुत ख्याल रखा, ईमानदारी से बनाया, तो उसने इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा। तो उसको एक भी चीज़, कभी भी रामायण महाभारत देखिएगा, रामानंद सागर की और BR चोपड़ा की, उसमें कोई भी मॉडर्न डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। नहीं तो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं और बीच में रोड दिख गया पक्का डामर वाला, तो फिर ऐसा सीन अगर कहीं बीच में आ गया तो फिर तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये कच्चापन है। तो इसलिए अभी जो भी इतिहास लिखेगा वो कहीं न कहीं गड़बड़ करेगा और फंसेगा, क्योंकि वो उतनी सावधानी नहीं रख पाएगा। आया समझ में? इतनी साफ सफाई से नहीं लिख पाएगा, इसलिए। और फिर विकिपीडिया पे तो है ही, आ ही चुका है, लाइब्रेरी भरी हुई है, पूरी दुनिया की लाइब्रेरी भरी हुई। इंडियन हिस्ट्री केवल इंडिया में थोड़ी पढ़ाई जाती है, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। पूरी दुनिया पढ़ती है इंडियन हिस्ट्री, जैसे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। इसके चैप्टर, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के, कांग्रेस की स्थापना के चैप्टर पूरी दुनिया में है। तो किस किस देश में बदल के आओगे? तो इतना आसान नहीं है, ये बकवास एफर्ट है, एकदम बकवास है। इतनी नहीं चलती। ठीक है, थोड़ा बहुत पूर्वाग्रह हो सकता है राइटर का,
लेकिन दूसरी तरफ अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, एविडेंस नहीं मिलेंगे, तो वो तो इतिहास वैसे ही फेल हो जाएगा ना, सक्सेस कहाँ होगा। तो ये गौरव जो है ऐसे नहीं आता, नकलीपन से गौरव नहीं आता। इतिहास पढ़ने की चीज है, वर्तमान को सुधारने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इतिहास बदलने की कोशिश ना करनी पड़े। वर्तमान में इतने अच्छे कर्म करो कि अगली पीढ़ियां अपने पूर्वजों के ऊपर गर्व करें। उसको ये ना रहे कि पूर्वज जो है थोड़ा घटिया काम कर गए तो हम थोड़ा सा उसमें लिपापोती करें कहीं ना कहीं, तो आने वाली पीढ़ियां शर्मिंदगी महसूस ना करें। ताकि तो अभी अच्छे काम करने की जरूरत है, जीने की जरूरत है, न कि इतिहास बदलने। इतिहास सिर्फ पढ़ने की जरूरत है और उससे सबक लेने की जरूरत है। उससे सबक लेना चाहिए। अगर गलत हुआ है कुछ इतिहास में से तो उसे सीखने की जरूरत है, बदलने की नहीं। इतिहास को कैसे बदल सकते हैं? किसी के दादाजी अगर 40 साल की उम्र में मर गए थे तो मर गए थे, आप कहोगे नहीं वो 60 साल तक जिए थे, तो बकवास चीज है ना। 40 में मर गए थे तो मर गए थे, उसमें क्या दिक्कत है। किसी की उम्र ही मान लिया जाए 33 साल रही या 30 साल रही, तो 30 साल ही थी उसकी उम्र, अल्पायु में चले गए थे, कम आयु में ही चले गए थे। उसको बदल के क्या कर लोगे? अनावश्यक बात है, कोई मतलब नहीं है उसका। और इस तरह से जो गौरव आएगा वो नकली गौरव होगा। मान लीजिए किसी के दादाजी के बारे में झूठी कहानियां, दादी के बारे में और तमाम पूर्वजों के बारे में झूठी कहानियां करके बच्चे को बड़ा किया, और किसी दिन उसने सुना दी किसी को और किसी ने असली कहानी बता दी, तो फिर शर्मिंदगी कितनी होगी। सबूत भी दे दिए तो तब फिर कितनी शर्मिंदगी होगी। शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी ना फिर। तो इसलिए इतिहास सच है तो सच ही रहना चाहिए। थोड़ा बहुत पूर्वाग्रह हो सकता है तो आप पढ़िए ना, सारे विचारों को पढ़िए। इतिहास में तो कभी नहीं छुपाया जाता कि एक ही व्यक्ति की बात की जाती है। वो बोलते हैं इनका विचार ऐसा है, इनका विचार ऐसा है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सोचते थे कि ये सबसे बेकार संस्था थी, ये टाइम पास थी। एक बोलते थे ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, एक बोलते थे नहीं ये राष्ट्रवादी हैं, एक बोलते थे ये बहुत अच्छी संस्था है। तो 15 तरह के व्यू तो बताए जा रहे हैं। तो 15 व्यू बच्चों को पढ़ा दीजिए कि 15 लोग उस जमाने के कांग्रेस के बारे में क्या सोचते थे। यही तो इतिहास है। गालियां तो उसमें भी दी जा रही है संस्था को। तो बता दो ना कि कौन क्या बोलता था, फिर बच्चा तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। उसको बता दो 15 लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं, तो उसका प्रखर होगा, दिमाग चलेगा। उसके बारे में एक ही विचार क्यों देना चाहते हैं हम? बात समझ में आ गई? तो इतिहास का पुनर्लेखन, रिराइट करना, उसको पुनर्लेखन नहीं हो सकता उसका, क्योंकि वो जमाना और राइटर लाओगे कैसे? जो उस घटना से लौट करके आए थे और डायरी में लिख रहे थे, वो व्यक्ति तो अभी है नहीं ना। उसको फिर से लिखोगे तो आप गए थे क्या? अभी जो लिख रहा है वो गया था क्या उस घटना में? नहीं गया था, वो तो उसने लिखा था ना। 1942 में कोई घटना हुई और दिन भर वो उस घटना का साक्षी रहा, घर आकर के डायरी लिख रहा है। अब 2023 का आदमी दिन भर की उस घटना के बारे में अभी कैसे लिख सकता है? नया वाली बात कैसे लिख सकता है? तो 42 में उसी दिन उसने लिखी थी ना। आगे समझना, वो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे वाले से आप क्रॉस चेक कर सकते हो उसको, बाकी नया लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। अगर वो सच है तो भी और झूठ है तो भी। क्योंकि झूठ किस आधार पर कहोगे कि ये झूठ है? वो चूंकि आपकी राजनीति को सूट नहीं करता इसलिए वो झूठ लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। और दूसरा, एक और मैं ये बता देना चाहता हूँ, पत्रकारिता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे नए सजेशन दे दिए हैं कि मीडिया के ऊपर सरकार का अंकुश नहीं होना चाहिए। जेम्स मिल का और उनका सबका डिस्कशन हमारे, जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, तो जब संविधान सभा में डिस्कशन चल रहा था तो जेम्स मिल का कथन उस समय में भी था। उनका कहना था कि सच बताना चाहिए, और सरकार एक ऐसी चीज है जिसका विरोध किया जा सकता है।
न्यायपालिका का भी विरोध किया जा सकता है अगर गलत निर्णय है तो। इसलिए आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में आप जाकर के देखिए 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात आती है तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। न्यायपालिका की न्याय संगत आलोचना की बात है कि आप डिस्कस कर सकते हैं, हवाला दे सकते हैं केस का, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बने ऐसा कोई काम नहीं करना है सीधा। उसकी बात जरूर है, लेकिन सरकार की आलोचना नहीं कर सकते ये तो कहीं लिखा ही नहीं है 19 में। ठीक है, तो ये भी इतिहास बदलने जैसा ही है। वर्तमान में जो चल रहा है उसकी व्याख्या जो कुछ, दरअसल तभी तो सुधार होगा ना, तभी सुधार होगा। अगर सरकार की आलोचना ही नहीं होगी तो फिर वो सुधार कैसे करेंगे। हमारे यहाँ हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी जैसे स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है उसमें हर समय जनता का मत मायने रखता है, जनता क्या सोचती है। हमारा प्रजातंत्र डायरेक्ट वाला नहीं है, हम 5 साल के लिए एक तरह से चुन लेते, 5 साल बाद हमसे पूछा जाता है कि क्या ये ठीक है क्या गलत है। तो इस बीच में 5 साल तक कौन संभालता है उस काम को, डेमोक्रेसी के काम को? मीडिया। उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, 4th पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का। 4th पिलर इसलिए कहा जाता है कि मीडिया एक ऐसा संस्थान है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो 5 साल तक वोटर क्या चाहता था, क्या चाहता है और सरकार किस तरह से काम कर रही है, इसके बीच में वो कोऑर्डिनेशन सरकार के कामों को जनता को बताता है, और जनता में से जो आंदोलन उठता है उसकी खबरें सरकार तक पहुंचाता है कि सरकार को बताए कि आज यहाँ ज्ञापन दिया गया, आज सरकार का विरोध किया गया, आज विरोध प्रदर्शन था। ये बात सरकार को पता लगती रहे मीडिया से, और जनता को पता लगती रहे कि सरकार क्या कर रही है संसद में, ये बात जनता को पता लगती रहे। मीडिया का मतलब यही है। अब आप कहोगे कि नहीं ये चीज़ उसको पता लगना नहीं चाहिए और उनकी चीज़ें हमारे ऊपर प्रेशर मत बनाओ, तो मीडिया का काम तो यही है डेमोक्रेसी में, क्योंकि हमने चुना है इस प्रकार की डेमोक्रेसी जिसमें चौथा स्तंभ मीडिया रहेगा। अब आपको पसंद नहीं है उसका बताना, जनता को भी और आपको भी, कि वो किसी को ना बताए, ना हमें बताए ना जनता को बताए, बल्कि हमारी केवल पॉजिटिव चीजें जनता तक जाना चाहिए, तो उसका तो काम फेल हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया अभी केरला की उस एजेंसी के फेवर में कि आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ये उसका काम है। तो जो मिल ने कहा था वो डिस्कशन वहाँ पे भी हुआ था। तो हमारे संविधान निर्माता चाहते तो 19 में ये लाइन भी डाल सकते थे कि कोई सरकार की आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन ये लाइन नहीं डाली गई। उसका कारण था क्योंकि मिल नहीं चाहता था। मिल का कथन क्या कथन था कि सरकार आलोचना से परे नहीं है, उसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, क्योंकि उसी से उसमें सुधार आएगा और डेमोक्रेसी भी तभी होगी। आ गया समझ में? क्लियर? तो ये फंडे हैं, इनको समझिएगा थोड़ा सा। मैंने इतिहास लेखन के साथ इसको जोड़ दिया क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच ही है, सच बोलना है। सरकार को जो अच्छा लगे या सरकार को अगले चुनाव में जो फायदा हो, ऐसी किताबें हो स्कूल में, तो ये तो फिर सच को छुपाना हो गया, वो फिर डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो फिर उसी के इक्वल हो जाएगा जो जेम्स मिल ने कहा था। क्लियर? तो दरअसल आपको तो रैशनल बने रहना पड़ेगा, आपको तो सब चीजें समझना पड़ेगी ना, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। आप तो ब्यूरोक्रेट रहोगे, सरकार को भी आप ही चलाओगे। सरकार में तो पढ़े लिखे लोग होते नहीं हैं, आप ही के माध्यम से वो चलते हैं। उनके आँख कान नाक सब कुछ आप ही हो, पैर भी आप ही हो, सब कुछ आप हो, तो आप ही के माध्यम से वो चलना। अगर आप ही के कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी कंसेप्ट क्लियर करने का नाम है। एग्जाम की तैयारी नहीं होती, कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं, उससे एग्जाम निकल जाता है। बात समझ में आई ना? ठीक है। ये तो वैसा हो गया कि अस्पताल में भर्ती हुए और डॉक्टर ने कागज पे लिख दिया कि अब ये ठीक है, घर जाएं,
नहीं, आदमी को लगना चाहिए कि मैं चल सकता हूं और मेरी बीमारी ठीक हुई है। छुट्टी उसके आधार पे होगी, किस आधार पे, कि वो रिकवर हो गया है और जिस बीमारी को लेकर आया था वो अब नहीं है। न कि पर्चे पे लिख दें कि अब ये ठीक है, अब ये घर जा सकता है। तो एग्जाम की तैयारी करना मतलब पर्चे पे लिखना, और कंसेप्ट क्लियर करना मतलब खुद ठीक हो जाना। उसके बाद तो आप वैसे ही घर जा सकते हो, चाहे वो पर्चे पे न लिखे तब भी आप उसको कहते हो भाड़ में जा, तो पर्चे पे भाड़, तेरे को नहीं लिखना, मत लिख, मैं जा रहा हूं, तो मुझे नहीं रोक सकते। बात समझ में आई ना? तो कंसेप्ट क्लियर हो गए तो एग्जाम अपने आप ही निकल आएगी। वो तो एग्जाम की खामी होगी। किसी साल मैंने बताया कि आप नहीं निकल पाए तो मार्केट से वो पेपर बनाने वाला कोई गाइड खरीद लाया था, 40 क्वेश्चन उसमें से पूछ लिए उसने। वही गाइड जो बच्चे खरीद के लाए वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जिसने वो गाइड नहीं खरीदी वो सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिसके कंसेप्ट क्लियर है वो फेल है। वो तो फेल है, वो तो वहां उसने गड़बड़ कर दी पेपर बनाने वाले ने, इसलिए गलत लोग सेलेक्ट हो गए और वो बाहर हो गए असली वाले। आ गया समझ में? तो एमपीपीएससी में तो हो जाता है ऐसा कई बार, क्योंकि वो पेपर बनाने वाले ये यहाँ जो है राजनीतिक टाइप के लोग होते हैं, उनमें अकल नहीं होती। उसको कह देते हैं सर आप बनाओगे, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, मार्केट से किताब खरीद लाता है, उसी में से पूछ लेता है। तो जिसने वो किताब पढ़ी वो सब पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो उसकी प्रॉब्लम है। तो हम ये थोड़ी तैयारी करवा सकते हैं कि मार्केट में कोई किताब आई और वो सर ढूंढने जा रहे तो हम उसके पीछे पीछे घूमते फिरें। तो हम तो तैयारी एग्जाम की कराएंगे, उस टाइप से कराएंगे ना, सिलेबस की कंसेप्चुअल तैयारी कराएंगे। तो इसलिए क्लियर हो गया होगा। हमारी क्लास को अधिकांश लोग पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उस टाइप से गाइड नहीं रटवाते। हम भी गाइड रटवाना लग जाता है, भीड़ लग जाएगी और यूट्यूब पे मिलियंस में वो हो जाएगा। वो बकवास चीज़ है, एकदम बकवास चीज़ है। उसमें शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं, समझ नाम की कोई चीज़ नहीं। इसलिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर बनाइए, कंसेप्चुअल तैयारी कीजिए। क्लियर हो रहा ना? मुझे लगता है आप सही दिशा में जा रहे हैं। हमने अभी तक जितनी भी आपको की है, होमवर्क दिया है, बिल्कुल सॉलिड है ना। और यूपीएससी में सबसे ज़्यादा काम इसलिए करते हैं क्योंकि यूपीएससी के टीचर जो पेपर सेटर हैं वो इधर उधर मार्केट में घूमते नहीं फिरते। वो जेन्युइनली नया क्वेश्चन बनाते हैं अपने दिमाग से, और वो फर्स्ट टाइम होता है जो कहीं नहीं मिलता, किसी भी गाइड में नहीं आया, किसी टेस्ट सीरीज में नहीं आया, किसी कोचिंग वाले को पता नहीं है। वो फर्स्ट टाइम नया 2023 के लिए ही नया क्वेश्चन बनता है। तो थॉट प्रोसेस से आता है, कंसेप्ट से आता है, इसलिए हम वहां पर फोकस कर रहे हैं। आगे समझ। बाकी सेकंड हैंड नॉलेज वाली एग्जाम होती हैं जो उसको यूज करते रहते हैं पुराने क्वेश्चंस को तो उसमें लक काम करता है। तो अगर आप लकी हो तो एग्जाम निकल जाएगी, नहीं हो तो फिर हार्डवर्क करो। ठीक है, चलिए। तो अब हम देखते हैं 1885 डफरिन का टाइम है। एओ ह्यूम सिविल सर्वेंट हैं और वो कांग्रेस की स्थापना करवा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि लॉर्ड रीडिंग के समय में शुरू हो गया, उसमें रिपन के समय में शुरू हो गया था। काइंड रिपन बोलते थे हम लोग, दयालु रिपन, क्योंकि लीटन के बाद जो रिपन आया था वो काफ़ी प्रो इंडिया था, तो भारत के लोगों को फ़ायदा दिलाना चाहते थे। तो डफरिन भी भारत के लोगों को, कुछ लोग बोलते थे एक सेफ्टी वॉल्व था, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी अगर वैचारिक रूप से हलचल है, आइडियोलॉजिकली अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो हमको आसानी से पता चल जाए, जो भी हो। लेकिन लोग मिलने लगे थे, डिस्कस करने लगे थे। दो ग्रुप थे, आप जानते हैं, उदारवादी और उग्रवादी समूह। एक तीसरा समूह और है, क्रांतिकारी समूह। तो क्रांतिकारी समूह है वो कांग्रेस में नहीं था, लेकिन उन्होंने हथियार पकड़ लिए। एक व्यक्ति वो चाहते थे, एक लोग वो थे कि देखो अंग्रेज इस देश में हैं तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ बने रहें, लेकिन हमें वाजिब अधिकार दे दें, हमें भी सरकार में शामिल करें। भारत के लिए बजट बनाते समय, भारत के लिए कानून बनाते समय हमारी राय लें, हमसे मशवरा करें और हमसे कंसेंट लेकर के काम करें। ये उदारवादी थे। मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बोलते नहीं, हमारा कानून हम ही बनाएंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम चले जाओ। होम रूल, स्वशासन, स्वराज हम खुद करना जानते हैं और हम कर सकते हैं और हम सक्षम हैं।
तुम्हें चले जाना चाहिए, उग्रवादी हैं। और ये बात वो उनको कहते हैं। लेकिन एक तीसरा ग्रुप था जो ये बात में वो मानता था कि इनको कहने की जरूरत नहीं है, इनके सामने चिल्लाने की और याचना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको पीटने की, मारने की और धमकाने की और डराने की जरूरत है। ये अपने आप भाग जाएंगे, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, रशियन हुआ है, तमाम प्रकार की दुनिया भर में क्रांतियां हुई हैं जिनमें तख्ता पलट हो गए हैं, सरकारें बदल गई हैं, भाग गए हैं आक्रमण जो भी उपनिवेशवादी लोग थे। तो हम भी उसी तरीके को इस्तेमाल करें, सड़कों पे आ जाएं, इनको तंग कर दें, और उसके लिए हिंसा अहिंसा जैसी कोई सोचे नहीं कि ये हिंसा है या हम अंग्रेजी की हत्या नहीं करेंगे, नहीं, हम किसी भी हद तक जाएं। वो क्रांतिकारी थे। तो 3 तरह के तबके काम कर रहे थे। एक सरकार को बने रहना देना चाहते थे, यानी कि अंग्रेजों को बने रहना देना चाहते थे। एक बोल रहे थे इनकी ज़रूरत नहीं है, अब हम सरकार चलाएंगे और हम इनसे मांग करते हैं कि ये चले जाएं। तीसरे बोलते नहीं, मांग करने से नहीं होगा, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो 3 विचारधाराएं काम कर रही थी, और कांग्रेस में ही 2 विचारधाराएं थी, क्योंकि कांग्रेस में तीसरी विचारधारा क्रांतिकारियों को सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो तो बातचीत करते थे, मीटिंग करते थे अधिवेशन में। तो 2 दिन 3 दिन जो है इकट्ठे होते थे साल भर में, कार्यक्रम बनाते थे। तो एक और तरीका अभी बीच में आया था कि चीन को सबक सिखाने का एक तरीका और है। जैसे अभी भी कई तरह के मत चलते हैं कि युद्ध करें और चीन के लोगों को पटकनी दे दें, चीन की सेना को पटकनी दे दें, हरा दें, उसको भगा दें, फिर हिम्मत नहीं होगी उसकी। कुछ लोग चाहते हैं नहीं, चीन को ऐसा करें कि चीन को तंग कर दें हम लोग, जैसे उसने हमारे साथ किया, हमारे सॉफ्टवेयर जाम किए, एम्स 10-15 दिन बंद रहा, हैक कर लिया उसने एम्स का सारा सिस्टम। अब ये मीडिया में आता नहीं है, लेकिन है प्रॉब्लम। तो हम भी बीजिंग के सबसे बड़े अस्पताल को खराब कर दें, उसका हैक कर दें। हमारे पास सॉफ्टवेयर वालों की कमी है क्या? हमारे यहाँ पे भी तो हैं हैकर्स वगैरह। तो कुछ लोग उस तरह के रास्ते को चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा करें कि हम उसका सामान खरीदना बंद कर दें। 98% हम लोग खरीदते हैं, 2% वो खरीदता है। हमारे जो व्यापार में क्या होता है, 98% सबसे बड़ा पार्टनर है हमारा चीन, और हम खरीदते हैं। और हमारा आपसी व्यवहार में 98% हम खरीदते हैं, 2% वो खरीदता है। हम ठप कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ये करें, आत्मनिर्भर बने। तो एक तबका उस समय कांग्रेस में था, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इंडिजनाइजेशन, हमारा खुद का। लेकिन स्वदेशी आंदोलन में भी 2 तरह के थे। एक कट्टर थे, एक ये चाहते थे कि इंग्लिश स्कूलों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए और केवल राष्ट्रीय स्कूलों जिसमें वर्नाकुलर स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाती हो, भारतीय भाषाओं में एजुकेशन हो, हमारे लोग पढ़ाएं। और दूसरी तरफ जो है सॉरी दूसरी तरफ थे कि नहीं, वो भी चलने दिया जाए और हमारे राष्ट्रीय स्कूल भी चलने दिया। तो उग्रवादी और उदारवादियों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने की बात करते थे, उदारवादी भी उग्रवादी भी। लेकिन जो उग्रवादी विचारधारा के थे वो बोलते थे कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाएंगे, यानी विदेशी वस्त्र इकट्ठे करेंगे, लोगों से मांग के लाएंगे, फिर एक जगह ढेर लगाएंगे, फिर उसमें आग लगाएंगे। एक स्कूल को बंद कराना चाहते थे और राष्ट्रीय स्कूल चलाना चाहते थे। एक वस्त्रों को बहिष्कार तो करना चाहते थे कि हमें विदेशी वस्त्र नहीं पहनना है। उदारवादी ये बोल रहे थे कि हमें हमारे देश के वस्त्र पहनना है। लेकिन उग्रवादी बोलते थे ये केवल उससे बात नहीं बनेगी,
विदेशी वस्त्रों की होली भी जलानी पड़ेगी। अंतर समझ में आ रहा है? तो सबक सिखाने के कई सारे तरीके, जैसे दिवाली की झालर का आता है ना कि चीन की झालर नहीं लगाएंगे, रोशनी जो करते हैं हम लोग, तो हम वो चीन वाली यूज नहीं करेंगे। पर कल से कोई आ जाए कि सारी एक ट्रक लेके आ जाए कोई कि अब जो भी चीन की झालर जिसके पास भी है सब इस ट्रक में डाल दो, इन सबको हम दफना देंगे, तो फिर लोग केवल दिए जलाएंगे, क्योंकि जिसके घर में पड़ी होगी वो तो टांग देगा। तो हमको दे दो, राष्ट्रवाद के कारण दे दो, आत्मनिर्भर भारत बनाना इसलिए दे दो, हमें दे दो। और दुकानदार भी कोई खरीद बेचेगा नहीं। कितना मुश्किल हो गया आज के ज़माने में, पॉसिबल है? दुकानदार को बहुत प्रॉफिट है, 5 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बेचता है। वो कंटेनर मंगाता है तो कोस्टल एरिया में आते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, दिल्ली में तो क्या आता है, मुंबई में और जो भी कोस्टल एरिया में कंटेनर शिप आते हैं, तो वो 5 रुपए में 50 रुपए की चीज़ मिलती है। चीन में 45 रुपए मुनाफा है, होलसेलर 20-25 रुपए में देता होगा रिटेलर। फिर बड़े शहर वाले छोटे शहरों को 30 रुपए में देते होंगे, वो 40-45 रुपए में। उस पर प्राइस तो कहीं लिखा नहीं रहता, कुछ नहीं लिखा रहता उस पर। वो जीएसटी वीएसटी भी कुछ भी नहीं, ना कोई स्टिकर, ना मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कुछ भी नहीं होता। तो ढेरों खिलौनों में इसमें इतना सामान है, इतना सामान, ग्रे का सामान है, ब्लैक का सामान है, पूरा ग्रे का सामान कहा जाता है। वो कस्टम के वहाँ कोई छोटी मोटी पर्ची होगा या वहाँ पे भी करप्शन होगा। IRS भी 90% करप्ट है इस देश के। तो करप्शन बहुत भयंकर है। यही सब माल निकलवाते रहते हैं, पास कराते रहते हैं फालतू का विदेशों से। वहाँ बस उनको जैसे ड्यूटी है किसी की 12 से 4 की, तो वहाँ खड़े नहीं रहना, थोड़ा टहल के आ जाना, इतने में 1-8 करोड़ मिल जाते हैं। इतनी देर में हम इसको पास कर लेंगे। आ गया समझ? तो IRS एंजॉय करते हैं इस तरह से, पुलिस वाले दूसरी तरह से करते हैं। हर आदमी करता है, जिसको भी मौका मिलता है हर आदमी चूसता है। देश को चूसने में लगे हैं सब लोग। भयंकर भयंकर करप्शन। खैर, तो ये जो चीजें हैं हमने बताया ना कि वो उग्रता थी, उसमें उग्रता थी, विरोध करने में उग्रता थी। और सबसे ज्यादा उग्रता आई फिर 1905 में बंगाल विभाजन के समय। कर्जन ने जो गलती कर दी, लॉर्ड कर्जन को लगा कि मैं इससे कंट्रोल कर लूंगा और अपनी सुप्रीमेसी बना लूंगा, लेकिन वो उसके द्वारा हुई बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उसने उग्रवादियों को सही साबित कर दिया। जो उग्रवादी समझाते थे कि ऐसे काम चलेगा नहीं, एक्सट्रीमिस्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते थे कि देखो ये सब ड्रामा मत करो, तुम कुछ नहीं होना जाना, ये इसी तरह समझेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा करो। लेकिन उदारवादी बोलते थे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और कर्जन तो कांग्रेस के अगेंस्ट काम करने के लिए जाना जाता था। उसने कहा भी था मैं कांग्रेस जैसी संस्था बिल्कुल नहीं चाहता, और मैं चाहता हूं कि मुझे क्रेडिट मिले कि मैं कांग्रेस की मृत्यु में शामिल था, यानी मैं कांग्रेस को ख़त्म कर पाया, ये क्रेडिट मैं लेना चाहूँगा। तो इसका मतलब उसके विचार तो बहुत खतरनाक थे। तो उदारवादियों के फेवर में तो कतई नहीं थे। उग्रवादी तो ये बोलते ही आए थे कि ये लोग विश्वास करने लायक नहीं है। तो कर्जन ने जो किया उससे उग्रवादियों की जीत हुई, और वहाँ से स्वराज शब्द, जितने उदारवादी थे वो भी होम रूल की बात करने लगे एक तरह से। तो एक ट्विस्ट था 1906 कलकत्ता अधिवेशन, और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का, तो एक एक अधिवेशन को पढ़ते जाइए, एक एक कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़ते जाइए, ठीक है, और उसमें क्या क्या घटना हुई, क्या क्या कार्यक्रम थे। तो आपको पिछली बार बताया था कौन कौन से कार्यक्रम, ईयर नहीं बताया तो लिख लो क्या क्या ध्यान रखना है, कहाँ पर हुआ है, प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पूरे भारत में आयोजित हुए, उसी से वो अखिल भारतीय संस्था हुई। वो किसी एक राज्य में अगर होते रहते बार बार तो उस राज्य की संस्था हो जाती, इसलिए वो अखिल भारतीय संस्था हुई। उसके सेशन का अलग अलग स्थानों पे होना बहुत मायने रखता है, कौन से ईयर में हुआ, कौन से इस प्लेस पे हुआ, अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष भी बहुत मायने रखता है।
और फिर उसके प्रोग्राम्स क्या थे और उसे अचीवमेंट क्या निकल कर के आए और बाद में प्रभाव क्या पड़ा, उन कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था। ये सारी बातें आपको क्लियर करते हुए चलना है, हर सेशन के बारे में, हर सेशन के बारे में करना है, तो फिर आप कहीं मात नहीं खाओगे। ठीक है। इस बीच में कई लोग जो थे उग्रवादियों के साथ और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। तो वीडी सावरकर जैसे कि, वो तो कांग्रेस में उस तरह से नहीं रहे, लेकिन यहाँ आपको एक और ख्याल रखना है, युगांतर संस्था है, अनुशीलन समिति है, मित्र मेला है, अभिनव भारत है, ऐसी बहुत सारी क्रांतिकारी संस्थाएं थी जो उग्रवादियों को मदद करती थी। और विदेशों में भी 1913 का गदर आंदोलन और वो सब, दुनिया के अलग अलग देशों में भी अंग्रेजों का विरोध शुरू हो गया था। तो अंग्रेजों का विरोध केवल भारत में ही हुआ ऐसी बात नहीं है, दुनिया के कई देशों में जहां भारतीय पढ़ने के लिए गए थे, जॉब करने के लिए गए थे, किसी कारण से अपने जो फोरफादर्स जो अंग्रेज लोग लेके गए थे, हमारा डायस्पोरा तो पूरी दुनिया में विख्यात था ही ना, शुरू से जाते हैं, तो जो जहाँ किसी भी कारण से थे वहाँ इकट्ठे होते थे और इस काम को करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। जबकि उदारवादी लगे हुए थे कि आईसीएस की परीक्षा भारत में हो जाए, हम लोग भी पढ़ लिख करके अंग्रेज़ों के साथ ब्यूरोक्रेसी में आए, हम लोग भी सत्ता में आए, हमारे लिए कानून जब बने तो हम भी डिस्कस करें, बजट पर डिस्कस करें, क्वेश्चन पूछें, इस प्रकार की चीज़ें उदारवादी चाहते थे, उग्रवादी ये नहीं चाहते थे। और क्रांतिकारियों की बात मैंने आपको बता दी। तो आंदोलन विदेशों में भी पैरेलल में चलेगा, ध्यान रखिए, क्रांतिकारी आंदोलन भी चलेंगे, विदेशों में भी आंदोलन चलेंगे, और भारत में भी अलग अलग संगठन जैसे कि वीडी सावरकर का अभिनव भारत और मित्र मेला, अनुशीलन समिति, युगांतर, बहुत सारे संगठन काम करेंगे। तो जो ऑर्गेनाइज्ड एरिया है, जैसे कि उदारवादी हैं, उग्रवादी हैं, ये लोग तो समाचार पत्र निकालते थे और किताबें लिखते थे, और जो क्रांतिकारी थे वो पेम्पलेट छापते थे, क्योंकि समाचार पत्रों का पंजीयक आरएनआई, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उससे बना था। और 1878 के बाद जो भी अखबार छापेगा उसको अपनी प्रिंटिंग प्रेस भी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, प्रिंटर कौन है, पब्लिशर कौन है, एडिटर कौन है, सबका रजिस्ट्रेशन होगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा एक तरह से, और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा अंग्रेजों के दफ्तर में, और आपका कंटेंट इंग्लिश में होना चाहिए, अदर वर्नाकुलर लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। फिर रिपन ने आकर के उसको शिथिल किया और फिर से वर्नाकुलर लैंग्वेज शुरू हुई। तो अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी न्यूज़ जो भी है वो उसी का बना हुआ है, अमृत बाजार पत्रिका। अभी जो आप एबीपी न्यूज़ देखते हो ना, तो उसका मतलब यही है, अमृत बाजार पत्रिका। ये वही न्यूज़पेपर का आपका मीडिया ग्रुप है, ठीक है। दीन बंधु मित्र वाली बात जो आती है वहाँ पर, तो दीन बंधु मित्र ने, क्या नाम था, कौन थे अमृत बाजार पत्रिका वाले? हाँ, नहीं, नाम पूरा बताओ ना। नहीं, शिशिर कुमार घोष, हाँ, जो भी लेकिन क्रांतिकारियों को तो रजिस्ट्रार अनुमति नहीं देगा प्रिंटिंग प्रेस की, और वो तो पब्लिशर और एडिटर भी नहीं हो सकते, तो पर्चे छापते थे। इसलिए क्रांतिकारी पेम्पलेट छापते थे, तो पेम्पलेट के नाम होते थे, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बता दूं आपको। तो पैरेलल प्रेस में क्या हो रहा है, प्रेस भी ग्रो कर रही है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज प्रेस है, बाकायदा संगठित रूप से जो अखबार निकलता है, तो किताब छापना, तो इसलिए मराठी में और अंग्रेजी में, केसरी और मराठा वाली जो बात आती है, मराठा अंग्रेजी में और केसरी इंग्लिश में निकलता था न्यूज़पेपर। बाल गंगाधर तिलक का निकालना जरूरी था, क्योंकि विचार फैलेंगे कैसे,
और अंग्रेजों के तहत निकालना जरूरी इसलिए था क्योंकि वो पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा, विद्रोह नहीं फैलेगा। गीता रहस्य किताब थी, बाल गंगाधर तिलक की किताब थी गीता रहस्य, मराठी में खास करके। अंग्रेज समझ नहीं पाए, उनको लगा ये धार्मिक पुस्तक है, लेकिन उसमें वो उकसा रहे थे युवाओं को, जैसे कृष्ण उकसा रहे थे अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए। ठीक वही भाषा यूज कर रहे थे कि कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कंफ्यूजन में मत रहो, कंफ्यूज मत हो, सीधे भिड़ जाओ, ये शत्रु हैं तुम्हारे। ठीक उसी लैंग्वेज में वो मराठी में समझा रहे थे, तो अंग्रेजों को समझ में नहीं आया। मराठी वाला थोड़ा होगा तो भी उनको, सब अंग्रेज जानते तो थे कि गीता एक हिंदुओं की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो रिलीजियस टेक्स्ट है और बहुत पुरानी है और हिंदू अपने घर में रखते हैं। तो ये गीता रहस्य के ना, जब तक अंग्रेजों को समझ में आया तब तक चापेकर ब्रदर्स ने तो मार ही दिया था। तो उन्होंने वही प्लेग कमेटी के अध्यक्ष को, उसको रेने स्टोर, उसको मार दिया था, उनको फिर फांसी हुई। बाद में जब उनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि उन्होंने तिलक की किताब पढ़ी थी गीता रहस्य। फिर उन्होंने ढंग से एनालिसिस करवाया कि ये वाकई में है क्या झंझट, तो बोले ये बहुत खतरनाक किताब है, तो बहुत क्रांतिकारी है, विचार ही बहुत खतरनाक, इससे तो आदमी जाके किसी को मार डालता है। तो फिर उनको जेल भेजा गया, जो फिर बाद में 1912 में लौटे थे, मांडले जेल, बर्मा, बाल गंगाधर तिलक को। तो ये सब चीजें चल रही थी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको पकड़िए। तो उग्रवादी जो है अपना लेखन भी उस टाइप का करते थे। ठीक है, तो कारण समझ में आया होगा आपको। तो गांधी का रोल नहीं है अभी, ठीक है ना, अभी गांधी को बीच में मत लाइएगा कभी भी। कई लोग बहुत पहले गांधी को ले आते हैं और बहुत सारा उनके ऊपर थोप देते हैं। मार्ले मिंटो भी हो गया, मैंने पहले भी बताया, गांधी यहाँ नहीं है पिक्चर में, गांधी 1915 में आएंगे, अभी नहीं है। और वाकई में तो वो 1920 में ही आते हैं, जलियांवाला बाग के बाद ही आते हैं, उससे पहले भी गांधी उस तरह से सक्रिय नहीं है। नाम है उनका, चर्चा है, उनको लोग जानते हैं, लेकिन गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि भारत प्रभावित हो या गवर्नर जनरल या वॉइस राय उनके हिसाब से कुछ काम करे, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ था, इस टाइप की चीज़ें नहीं हुई थी। वो चंपारण पहला घटना है, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, गांधी के तीनों आंदोलन 1917 से आएंगे। उससे पहले तो गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका भी जाते हैं गांधी से मिलने, और गांधी के बुलावे पे 2 बार जाते हैं, और गांधी से बहुत इम्प्रेस रहते हैं। वो जब साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे तभी वो अपने स्टूडेंट से इम्प्रेस हैं एक तरह से, अपने शिष्य से, गांधी उनको गुरु मानते थे। तो ये पूरा अलग कहानी है, उसको हम इसके साथ नहीं जोड़ सकते अभी। तो अभी हम क्रांतिकारियों की, उदारवादियों की और उग्रवादियों की और कांग्रेस के कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको समझिए, विदेशों के आंदोलन जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि विदेशों में आंदोलन पैरेलल चल रहे हैं। गांधी अफ्रीका में कर रहे हैं, लेकिन वो एक अहिंसक आंदोलन है। गांधी की मान्यता थी कि साधन भी पवित्र होना चाहिए, मीन्स भी, एंड के साथ साथ मीन्स भी पवित्र होने चाहिए, उनकी सैंक्टिटी भी होनी चाहिए, यानी साधन भी पवित्र होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कोई आदमी, किसी का मर्डर किसी ने कर दिया और उसको रफा दफा करना है पुलिस वाले को, उसको 1 करोड़ मिल गया रिश्वत का, उसने 10 लाख रुपए आके भगवान के यहाँ दान पेटी में डाल दिए, तो क्या वो अच्छा दान माना जाएगा? उद्देश्य तो अच्छा है कि भगवान के उसमें दान कर रहे हैं, या स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें दान कर रहे हैं, लेकिन साधन पवित्र नहीं है। बात समझ में आई? साधन अपवित्र है। गांधी उस साधन की पवित्रता पे जोर देते थे। उद्देश्य आपका चाहे लाख अच्छा हो, लेकिन जिन साधनों से आप उस उद्देश्य तक पहुंच रहे हो वो साधन भी अच्छे होने चाहिए, नहीं तो जनता में वो अनुशासन और वो धारण करने की क्षमता नहीं आएगी, तो वो सब बेकार कर देंगे, सब बेकार कर देंगे। इसलिए भ्रष्ट आदमियों के बच्चे बड़े बिगड़ैल और बेकार होते हैं,
क्योंकि वो उनको उस लायक नहीं बना पाते, केवल और केवल पैसा दे देते हैं। केवल और केवल पैसा देने से नुकसान हो जाता है, उसमें पात्रता नहीं होती, वो आवारागर्दी करता है, सब खत्म कर देता है, रोड पे आ जाता है। पुराने राजा महाराजाओं को देखोगे, वो गुरुकुलों में बहुत कठोर अनुशासन में अपने बच्चों को भेजते थे। तो वो तो राजा हैं, तो राजकुमार को तो यहाँ रखना चाहिए महल में, नहीं, राजा के बच्चे गुरुकुलों में जाते थे और गुरु के यहाँ खाना जो बनता था उसके लिए लकड़ी लेने जंगल जाते थे। तो एक तरह से मजदूरी करते थे राजा के बच्चे। भगवान राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया, अपने गुरुओं के यहाँ लकड़ी ला रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, उन मतलब अलग समय में, पढ़ाई के अलावा जो समय है उसमें वो कठोर अनुशासन में रहते हैं। बल्कि जो आम गृहस्थ होते हैं, जो परिवार के साथ गाँव में या उस समय के नगरों में रहते होंगे, उनसे भी कठोर जीवनचर्या उनकी होती थी, लाइफ स्टाइल उनकी होती थी, कठोर होती थी। और कठोर रहने का मतलब ये था कि वो तैयार करते थे राजा को अपना उत्तराधिकारी चाहिए, ऐश आराम करने वाला नहीं। ये चीज़ मुगलों में नहीं थी। तो आप देखोगे कई उत्तराधिकारी मुगलों के एकदम थर्ड क्लास थे, डिसिप्लिन नहीं था ना। टीपू सुल्तान में था, हैदर अली ने अपने बच्चे को बहुत कठोरता से पाला, तो टीपू सुल्तान पिता से भी ज़्यादा नाम कर गया। आया समझ में? तो जो अच्छे सुल्तान थे, अच्छे लोग थे, अच्छे राजा थे, अभी भी मुझे एक बिजनेसमैन मिले तो बोले करोड़पति हैं, अरबों की कंपनी थी, है अभी भी, बट वो मिले तो बोले बच्चे को हमने बहुत कठोरता से पाला। दून स्कूल में पढ़ा, पॉकेट मनी 50 रुपए थी, तो उधार हो जाता था, कैंटीन में उधार हो जाता था, 20 रुपया 30 रुपया उधार हो जाता था, क्योंकि 50 रुपये में काम नहीं चलता था। स्कूल वाले 50 रुपए से ज़्यादा पॉकेट मनी अलाउ नहीं करते हैं। शेरवुड वाले, दून स्कूल वाले, मसूरी के जो अच्छे बड़े बड़े स्कूल हैं जिसमें अमीरों के बच्चे हैं। अभी भी हमारे मित्र की एक की बच्ची गई, वो तो 5 बजे उठाते हैं, ठंड में भी दौड़ाते हैं, घर पे तो वो आराम से रहते हैं, 7-8 बजे स्कूल जाते हैं और कोई दौड़ना वोड़ना नहीं पड़ता। वो जो बोर्डिंग में जहाँ रहते हैं ना, जहाँ मतलब 10 लाख रुपए फीस लगती है, 1 करोड़ रुपए फीस लगती है, ऐसे जो स्कूल हैं उसमें वो हालत ख़राब कर देते हैं स्टूडेंट की। जबकि और एक एक टीचर को 5-5 लाख रुपए मिलते हैं। तो उसका जो पीटी टीचर है वो 5 लाख रुपए सैलरी है उसकी, तो वो तो 5 बजे सबको उठाता है, सारे बच्चों को, और सब अमीरों के बच्चे हैं, क्योंकि 10-10 लाख रुपए फीस दी है। किसने दी है? हर कोई थोड़ी दे पाएगा। 1-1 करोड़ तक फीस वाले स्कूल हैं, बट वो 5 बजे उठाते हैं, उसको बिल्कुल एकदम माज करके रख देते हैं। यानी कि एक एम्पायर संभालना है उसको, करोड़ों रुपए का साम्राज्य संभालना है इस व्यक्ति को, उस लायक बनाते हैं उसको, ईमानदार बनाते हैं, ठोस बनाते हैं, जबरदस्त बनाते हैं उसको। और जब वो वैसा बन के निकलता है तो फिर वहां से जाता है तो एकदम फिट फाट रहता है वो, एकदम दिमागी तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी और नॉलेज में भी। और जब वो उस एम्पायर को संभालता है तो 3 गुना कर देता है, बिजनेस एम्पायर को 3 गुना कर देता है। लेकिन हम उल्टा देखते हैं, एक आईपीएस है, एक करप्ट जज है, उसके बच्चे को तो वो ऐसे स्कूल में डालता नहीं, और रोज 1 करोड़ रुपया रिश्वत का आ रहा है, तो उसका बच्चा हो जाता है डब्बू, किसी काम का नहीं रहता। वो भ्रष्ट, निहायत वो भ्रष्ट आदमी अपने बच्चे को सिखा ही नहीं पाता। तो जो लोग कठोरता बरतते हैं अपने बच्चों के प्रति, वो बहुत आगे चले जाते हैं बच्चे। गुरुकुलों में भी यही होता था। राजा महाराजा तो बहुत अच्छे से राजकुमार को पाल सकते थे ना। तो ये है अंतर, बहुत जरूरी था। अंग्रेजों ने भी किया, इसलिए अमेरिका में भी बच्चों के प्रति स्कूल शिक्षा में कोई रियायत नहीं होती, उस टाइप की नहीं है। थोड़ा सा लिबरल सोसाइटी जरूर है, लेकिन उस तरह से नहीं है। एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, कहीं पे भी चले जाओ। जबकि हमारे यहाँ उल्टा है, टीचर अगर सख्ती कर देगा तो उससे झगड़ने पहुंच जाएंगे, उसकी एफआईआर करा देंगे। कई जगह टीचर भी गलत हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि टीचर कई जगह क्वालिफाइड ही नहीं है ठीक से, तो उनको पता ही नहीं पढ़ाते कैसे हैं या बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये खामी है हमारे यहाँ। लेकिन अच्छे स्कूल जो हैं वो टाइट करते हैं, ठीक है, बहुत टाइट करते हैं, बहुत सख्ती होती है। वो इसी बात का पैसा देते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है और उसको चाहिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा वाला। तो बोले मेरा बच्चा जब वहाँ गया तो
कर्जा हो जाता। बाद में कॉलेज भी गया तो उसका यूनिवर्सिटी यूरोप में थी, तो वहाँ पे भी ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं होता था, तो वहाँ पे भी कैंटीन वाले का पैसा उधार हो जाता था। फिर वो जब जाते थे तब देते थे। उसको बोल दिया था कि इसको कभी कुछ और एक्स्ट्रा खाने को चाहिए तो दे देना, तो वो चुकाते थे। बाकी पैसे नहीं देते कोई भी, अच्छे लोग कोई भी नहीं देते। और वो ये भी बता रहे थे, मैंने तो बच्चे को जब मेरे पास वो तैयार होके आ गया यूनिवर्सिटी में भी, तो भी मैंने एम्पायर पकड़ाया नहीं उसको। यानी मैं चाहता तो अपना बिजनेस पकड़ा देता, सीधा डायरेक्टर बना देता, मैनेजर बना देता, सीईओ बना देता, कुछ भी बना, कोई भी पोस्ट दे के बिठा देते कंपनी में। लेकिन मैंने बोले उसको कहा कि तू 20-30 हज़ार की नौकरी कर, पहले कहीं नौकरी मांगो, मार्केट में कहीं जाकर के 20-30 हज़ार की नौकरी करो, एक फ्लैट किराए पे लो 2 BHK टाइप, उसमें रहो, घर चला के देखो, खुद 1-2 साल की ट्रेनिंग करो। और जब उसने 1-2 साल ऐसा किया तो उसको दुनियादारी समझ में आई कि कैसे रहते हैं, और तब जाकर के उसको फिर कंपनी में वो दिया, तो कंपनी बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं। अब आ रहा है समझ में? ये मॉडर्न इस ज़माने में भी कर रहे हैं लोग, भोपाल में भी कर रहे हैं, इंदौर में भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने एम्पायर, उनको उनके पिताजी ने दिया, उनको मालूम है उनके पिताजी ने उनको कितना सख्त परवरिश। तो बहुत सारे घरानों में आप सोचते हो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं या बहुत अच्छे हैं, तो अभी आप अंबानी के बच्चे देखते हो ना, मोटे और कैसे, तो वो बिजनेस चलाने लायक दिखते ही नहीं, फिट ही नहीं दिखते, दिमागी रूप से कैसे हैं पता नहीं, लेकिन हालत ख़राब है उनकी। तो उनके साथ वो हुआ नहीं, तो उसका एम्पायर डूबता सा लगता है, ठीक है। वो बहुत वो, जबकि उनके बच्चों को तो उनके धीरूभाई अंबानी ने तो टाइट करके रखा था दोनों बच्चों को, तो वो तो और कई गुना फैला के चले गए। लेकिन अब ये इसको बचा लें वही बहुत है आने वाला। दिक्कत है ना, ये है। तो इन लोगों को ज़्यादा चिंता होती है, इसलिए कभी आपसे कभी माता पिता अगर उसको सख्ती को करे तो उसको भी वरदान मानिएगा, उसको थोड़ा इस तरह से मत समझिएगा कि ये जो है, उसको पॉजिटिव मानिए, वो पॉजिटिव चीज़ है, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। ढेरों लोग हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा, मुझे कई बार लगता है बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, लेकिन वो सही है उनका, उनको पता है कि ये कैसे होगा, वैसे ही हो, और वो सक्सेसफुल हैं, और वो बच्चे बहुत आगे गए हैं, बहुत ज़्यादा आगे गए, ठीक है। तो दोनों तरह का है। बाकी तो कहाँ थे हम लोग? हम क्या पढ़ रहे थे? ये भी काम की चीज़ हुई कि नहीं? बहुत ज़्यादा काम की है। सबके घरों में यही मन में दुविधा चलती रहती, माँ बाप को गाली देते रहते हैं, है ना। हाँ, गांधी से पहले वाली बात कर रहे थे हम लोग। चलिए गांधी वाला बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। अब तो बहुत ही अच्छा समय आएगा गांधी वाला। तो गांधी युग तो मैं वैसे भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ आपको, पहले पुराने लेक्चर आप देख लीजिए, 1-2 लेक्चर देख के आइएगा, 3 या 4 लेक्चर हैं गांधी के ऊपर, है ना, देख के आइएगा। दक्षिण अफ्रीका वाला आप देख लीजिएगा, इस बार मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ दक्षिण अफ्रीका में गांधी, मेरा लेक्चर देख लीजिए। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंद्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की